अमोनियम लवण का तापीय विघटन। अब अमोनियम लवण का मतलब क्या होता है, पहली बात तो अमोनियम क्या होता है, तो अमोनियम का मतलब है बेटा इसे NH4+ के बारे में बात करें, इसके बारे में मैंने आपको बेटा समझाया था जब हम क्या पढ़ रहे थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। याद करो बेटा मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ते टाइम आपको ये बात समझाई थी कि सामान्यतः ईएम शब्द कब लगाया जाता है बेटा, एंड में ईएम शब्द लगाया जाता है किसी धनायन के पीछे। जैसे बेटा हमने बात करी थी हाइड्रोनियम, याद है H3O+, फॉस्फोनियम PH4+, अमोनियम NH4+ इत्यादि। पहली बात तो अमोनियम आयन का निर्माण कैसे होता है, ये बात भी आपने वहां सीखी थी बेटा प्रोटोनीकरण के अंदर, कि जब अमोनिया H+ के साथ मिल जाता है तब उसको क्या बोल सकते हैं, प्रोटोनीकरण बोल सकते हैं, और तब क्या बोलेंगे बेटा हम उसको अमोनियम आयन बोलेंगे। अब यहां पर जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि अमोनियम लवण का तापीय विघटन किस प्रकार से दर्शाया जाएगा, क्या होगा उसमें। तो देखिए बेटा अमोनियम लवण NH4+ होता है बेटा अपने पास में अमोनियम, जिसके साथ में हमने मान लिया कि बगल में कुछ लगा होगा X-। अब ये X पर निर्भर करेगा कि इसको हीट करने पर हमें क्या यौगिक प्राप्त होता है। देखिए बेटा यदि हमको जो X दिया गया है वो है कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड Cl-, Br- इत्यादि एटसेट्रा, ये अगर दिया हुआ है, इन सबको बेटा कहा जाता है ये अनऑक्सीकारक या दुर्बल ऑक्सीकारक एजेंट की तरह होते हैं। या फिर हमारे पास में X हो, यानी कि ये हो हमारे पास में NO3- नाइट्रेट, NO2- नाइट्राइट, Cr2O2- डाइक्रोमेट इत्यादि जब होंगे इनको कहा जाता है प्रबल ऑक्सीकारक। तो ये हो गया अपने पास में दुर्बल ऑक्सीकारक, ये हो गया हमारे पास में प्रबल ऑक्सीकारक। तो NH4+ के साथ में क्या आयन उपस्थित है उसके आधार पर यह देखा जाएगा कि बनने वाला उत्पाद क्या होगा जब हम उसको गर्म करेंगे। तो जब हमारे पास में दुर्बल ऑक्सीकारक या अनऑक्सीकारक होंगे तब हमारे पास जो गैस मिलेगा वो होगा बेटा NH3 गैस। और यदि हमारे पास में प्रबल ऑक्सीकारक होंगे लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइट, डाइक्रोमेट एटसेट्रा, पर क्लोराइड भी होता है इसके अंदर एटसेट्रा और बताएंगे, तब यहां पर जो गैस उत्सर्जित होगा वो या तो N2 गैस उत्सर्जित होगा या N2O गैस उत्सर्जित होगा। N2O गैस के बारे में अगर बात करें बेटा तो N2O गैस कहां होता है, ये NO3 के केस में रिलीज होता है, बाकी सब केस के अंदर नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा। अभी कैसे होता है क्या होता है एक एक करके देखते हैं बेटा। मेनली अमोनियम के अंदर आपको दो प्रकार से ध्यान रखना है, एक होगा दुर्बल ऑक्सीकारक जिसके साथ अमोनिया निकलेगा, और एक होगा प्रबल ऑक्सीकारक जिसके साथ में N2 या फिर N2O निकलेगा। कैसे होती है अभिक्रिया एक एक करके देखते हैं बेटा। पहले हम देखते हैं अनऑक्सीकारक ऋणायन के साथ अर्थात दुर्बल ऑक्सीकारक एजेंट के साथ क्या होगा। तो देखिए बेटा हमने क्या करा, अमोनियम कार्बोनेट। अब पहले हमें क्या देखना है कि अमोनियम का लवण है, जी हां अमोनियम का लवण है। अमोनियम लवण के साथ में क्या लगा हुआ है, कार्बोनेट लगा हुआ है। तो बेटा आपको कैसे याद रहेगा कि कार्बोनेट क्या है, प्रबल है या दुर्बल है। तो बेटा देखिए इसके अंदर सामान्यतः क्या होगा, आप यहां पर जो प्रबल वाले हैं इनको याद रख के चले। प्रबल वाले कौन कौन से हैं, NO2- NO3- डाइक्रोमेट हो गया, परक्लोरेट हो गया इत्यादि वगैरह जो होते हैं, ऐसे दो तीन नाम ही हमारे पास में। ये नाम वाले क्या होंगे, प्रबल ऑक्सीकारक होंगे। जो प्रबल ऑक्सीकारक के श्रेणी में नहीं होगा ऑटोमेटिकली वहां पर क्या होगा, अमोनिया गैस को इवॉल्व कर दिया जाएगा, वहां पर अमोनिया गैस उत्सर्जित कर दी जाएगी बाय डिफॉल्ट। तो जैसा कि अभी हम यहां पर देख रहे हैं बेटा, हमने क्या देखा, अमोनियम कार्बोनेट है। अमोनियम कार्बोनेट को हमने हीट करा तो क्या मिला हमें, तो हमें यहां पर हम आंख बंद कर क्या बोल देंगे, हमें अमोनिया गैस मिल जाएगी। क्योंकि अभी हमने क्या सीखा कि कार्बोनेट जो होगा वो क्या होगा, प्रबल नहीं है, अर्थात वो दुर्बल है, और दुर्बल के साथ में अमोनिया गैस निकलेगी। अब यदि अमोनिया गैस निकलेगी तो अमोनिया गैस निकलने के बाद क्या बचेगा बेटा, आप खुद देखें तो NH4 में NHO3 निकल गया, बचा एक H, तो H2CO3 बचेगा। H2CO3 का मतलब क्या हो गया, H2O और CO2 निकल जाएगा। ऐसे अभिक्रिया पूर्ण करी जा सकती है। सेम टू सेम देखिए बेटा अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम सल्फेट में आपने देखा अमोनियम का लवण है और बगल में कौन लगा हुआ है, सल्फेट। क्या सब सल्फेट जो है प्रबल ऑक्सीकारक है, नहीं, अर्थात यहां पर भी क्या होगा, अमोनिया गैस उत्सर्जित करा जाएगा। जब अमोनिया गैस उत्सर्जित करेंगे तो यहां से H2O और जो बाकी बचेगा वो SO3 के रूप में निष्कासित कर दिया जाएगा। तो अमोनिया और वाटर निकल गया, साथ में SO3 गैस निकल गया। नेक्स्ट देखिए बेटा NH4Cl। NH4Cl में आपने देख लिया बेटा कि अमोनियम के साथ में कौन लगा हुआ है, Cl। क्या Cl प्रबल है, नहीं, अर्थात दुर्बल है, अर्थात क्या होगा, अमोनिया गैस निकाल देंगे। तो NH4Cl में से NH3 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, HCl। तो अभिक्रिया बन गई NH3+ HCl। सेम टू सेम देखिए बेटा NH4Br में बगल में क्या लगा हुआ, Br- प्रबल ऑक्सीकारक तो है नहीं, दुर्बल है, अर्थात यहां पर अमोनिया गैस उत्सर्जित होगा। यहां पर हमने अमोनिया निकाल दिया तो NH3 निकालने के बाद एक H और एक Br बचा, तो क्या बन गया हमारे पास में HBr बनकर कैसे तैयार हो गया। तो बेटा इस प्रकार से अभिक्रिया देख करके हम बता सकते हैं कि किसमें कौन सी गैसेज उत्सर्जित होगी। तो मेनली आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अमोनियम के साथ में कौन सा प्रकार का आयन लगा हुआ है। अगर प्रबल ऑक्सीकारक होगा तो देखा जाएगा अलग, पर अगर अभी हम यहां पर दुर्बल के बारे में बात करें, दुर्बल में हमेशा अमोनिया गैस उत्सर्जित होगी, उसके हिसाब से देखकर बता सकते हैं कि क्या यौगिक हमारे पास से बनकर के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अब हम यहां पर ऑक्सीकारक ऋणायन के साथ, मतलब कि प्रबल ऑक्सीकारक जो होंगे उनके साथ में क्या होगा। देखें NH4NO3 दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा यहां पर।
एक तो है हमारे पास में NH4NO3 की, एक है हमारे पास में NH4NO2 की। ये तीसरी रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन में एनसीईआरटी में दी हुई रिएक्शन है। पहले तो आप इन दोनों रिएक्शन को देखें बेटा। NH4NO3 को आप हीट करेंगे, इसका नाम होता है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट बोलते हैं इसको। अमोनियम नाइट्रेट को आप हीट करेंगे तो मिलेगा आपको बेटा N2O गैस। ये N2O गैस क्या है? ये वही N2O गैस है जिसकी संरचना आपने उपसहसंयोजक बंध में देखी थी। नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं बेटा इसको। पहली बात तो नाइट्रस ऑक्साइड एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि आपको पता होगा तो बेटा नाइट्रस ऑक्साइड N2O एक उदासीन ऑक्साइड होता है। आपने 4 उदासीन ऑक्साइड पढ़े थे, N2O, NO, CO और H2O। तो वो जो N2O है वो ये N2O है। तो पहली बात तो अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पर आपको मिलेगा N2O, और अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2 को हीट करेंगे तो यहां मिलेगा हमको N2। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको एग्जाम में ध्यान नहीं रहता कि सर हम किस प्रकार पता करेंगे, क्योंकि इसमें मिक्सिंग हो जाती है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि NH4NO3 में N2 था या N2O था, या NH4NO2 के अंदर N2 था या N2O था, कैसे पता करेंगे? तो बेटा यहां पर हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं एवरेज रूल। अब एवरेज रूल क्या बोलता है देखें। एवरेज रूल ये बात बोलता है कि जब हम कभी इस प्रकार से अमोनियम के यौगिक की बात करेंगे तो अमोनियम के यौगिक के अंदर यदि दोनों साइड धनायन में और ऋणायन में नाइट्रोजन उपस्थित हुआ, जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं नाइट्रोजन है, यहां भी नाइट्रोजन है, यहां भी नाइट्रोजन है, यहां भी नाइट्रोजन है, यहां नहीं है ऐसा, तो जहां होगा तब यहां पर क्या होगा, ऐसा एवरेज रूल बताया जाएगा। तो एवरेज रूल ये बात बोलता है कि जब हमारे पास में धनायन ऋणायन में दोनों में नाइट्रोजन की जो नाइट्रोजन तत्व है वो उपस्थित है, तो जो बनने वाला यौगिक होगा उसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था इन दोनों के औसत के बराबर आएगी। मतलब क्या है इस बात का, देखें बात यहां पर यह कि हमने यौगिक लिखा बेटा यहां पर NH4NO3, ठीक है। अब NH4NO3 को हमने हीट करा, तो हीट करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें बताना है। तो एवरेज रूल ये बोलता है कि दोनों जगह पर नाइट्रोजन उपस्थित है, तो ये नाइट्रोजन होगा और ये भी नाइट्रोजन होगा। अब इस नाइट्रोजन पर क्या आवेश है, पहले हमें वो निकालना पड़ेगा। तो ये किसके रूप में होगा बेटा, तो ये होगा हमारे पास में NH4+ के रूप में, और ये होगा बेटा हमारे पास में NO3- के रूप में, होगा ना बेटा। अब NH4+ में आप देखें तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक है, अर्थात नाइट्रोजन को हम कुछ x मान लेंगे तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 चलेगी, क्योंकि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन के साथ कम है। सामान्यतः होता भी ऐसा है कि हाइड्रोजन जब अधातु के साथ में होता है तब उस पर +1 चार्ज माना जाता है, और जब वो धातु का होता है तब उस पर -1 चार्ज माना जाता है। उस प्रकार से यदि यहां पर गणना करेंगे तो नाइट्रोजन को आप x दे दें बेटा, नाइट्रोजन को आपने यहां पर क्या मान लिया, x मान लिया। मैं आप चाहो तो बेटा यहां सॉल्व कर बता सकता हूं आपको। देखिए बेटा x मान लिया आपने, हाइड्रोजन को आप क्या मानेंगे बेटा 1, तो +4, और नेट चार्ज क्या है इस पर +1, कुल चार्ज क्या है +1। यहां से x का मान कितना आएगा बेटा हमारे पास -3, अर्थात NH4+ में नाइट्रोजन के ऊपर क्या आवेश है बेटा -3, तो हमने यहां पर ऐसा -3 शो कर दिया। सेम टू सेम काम NO3- करेंगे बेटा। NO3- में नाइट्रोजन को मान लेंगे x, अब ऑक्सीजन के ऊपर तो क्या चार्ज होता है -2, तो x+3 इंटू -2, नेट कुल मान कितना आएगा बेटा इसके ऊपर, कुल मान कितना है -1, 0 नहीं है -1 होगा बेटा इसके ऊपर माइनस, क्योंकि -1 दिया हुआ है ना। तो यहां से क्या सॉल्व करके आएगा बेटा, तो x -6 इक्वल टू -1, तो x का मान क्या आएगा बेटा +5, अर्थात यहां पर NO3- में नाइट्रोजन पर चार्ज क्या आएगा बेटा +5 चार्ज आएगा। तो नियम यह बोलता है कि जब दोनों साइड नाइट्रोजन होगा तो हम दोनों तरफ की ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे और फिर उसका हम औसत निकाल देंगे। मतलब याद बात यहां पर NH4+ में -3 आया, NO3- में +5 आया, हम यहां पर बेटा औसत निकालेंगे, तो -3 + 5 औसत का मतलब डिवाइड बाय 2, मान कितना आएगा बेटा +1, क्योंकि आवेश है तो आपको +1 बताना पड़ेगा। चूंकि हमारे पास में +1 बना है, अर्थात जो यौगिक हमें बनना चाहिए, यहां पर जो यौगिक हमें मिलेगा उसके अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होनी चाहिए। अब आप मुझे बताओ बेटा कि N2O में नाइट्रोजन में +1 है या N2 में +1 है, तो बेटा N2 में तो 0 ऑक्सीकरण अवस्था है, और N2O के अंदर नाइट्रोजन पे +1 चार्ज आएगा, अर्थात यहां पर हमें कौन सी गैस मिलेगी बेटा, N2O गैस मिलेगी। इस प्रकार बताएंगे हम यहां पर हमें कौन सी गैस मिली, N2O, और साथ में यहां पर H2O निष्कासित कर दिया जाएगा। तो नाइट्रोजन यहां पर N2O निकला किसके रूप में बेटा, +1 के रूप में, ऐसे बताएंगे। नाइट्रोजन बेटा N2O में बन रहा है। N2O एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, वैसे इसके बारे में हम आगे चल के पी ब्लॉक चैप्टर में डिस्कस करेंगे। N2O के बारे में यदि बात करी जाए तो इसका पहले के जमाने में डॉक्टर्स लोग यूज करते थे एनेस्थेटिक के तौर पर, खास करके जो लोग डेंटिस्ट होते थे, जो लोग दांतों का इलाज करते हैं, तो वो लोग क्या करते थे कि एनेस्थेटिक के तौर पे इसका यूज करते थे। इसलिए इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है, क्योंकि जब आप इसको इनहेल कर लेते हैं तब हमें यहां पर हंसी आनी शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर्स क्या करते थे कि पेशेंट का मुंह खुला रखने के लिए उसको थोड़ा सा डोज देते थे ऐसा, पर आजकल इसका यूज बंद कर दिया गया है ड्यू टू सम मेडिकल रीजंस। पर आपको ये सब मेन बातें याद रखनी है बेटा, एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं। तो बेटा देखा हमने किस प्रकार से NH4NO3 को हीट करेंगे तो N2O मिलेगा। अब सेम टू सेम रिएक्शन हमारे पास NH4NO2 की है, इसको देख लेते हैं।
NH4NO2 की अभिक्रिया की बात करी जाए तो NH4NO2 को ये लिखा बेटा हमने NH4, ये लिखा बेटा हमने NO2, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? तो बेटा डायरेक्टली बता रहा हूं मैं आपको, यहां पर NH4 पे तो हमने देखा अभी क्या ऑक्सीकरण अवस्था है, -3 आई। सेम टू सेम तरीके से NO2 पर निकालेंगे आप तो ये होगा बेटा NO2 माइनस में x -4 इक्वल टू -1, x का मान आएगा +3। इसका मतलब नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था आएगी यहां पर +3, तो यहां तो आ गई -3, यहां आ गई +3, औसत निकालेंगे। औसत का सूत्र क्या है? -3 + 3 डिवाइड बाय 2, ये मान क्या आएगा? 0। अर्थात बनने वाले उत्पाद में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसका मतलब यहां पर हमें क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा, और साथ में जो बचा हुआ होगा वो वाटर के रूप में निष्कासित कर दिया जाएगा। तो बेटा ऐसे एवरेज रूल का बता करके, एवरेज रूल को अप्लाई करके हम इसके अंदर बता सकते हैं कि बनने वाले यौगिक के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। अब मेरे हिसाब से आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस प्रकार से इसमें क्या यौगिक बना जाता है। तो अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रस ऑक्साइड गैस रिलीज होता है, और अमोनियम नाइट्राइड के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड NO गैस का निष्कासन यहां पर किया जाता है। तो इस प्रकार से बेटा हमने देखा कि अमोनियम लवण को यदि हम हीट करते हैं तो हमें किस किस प्रकार के यौगिक मिल सकते हैं। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखे बेटा, अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट के अंदर क्या होगा बेटा? डाइक्रोमेट को देखा आपने तो डाइक्रोमेट क्या है? एक प्रबल ऑक्सीकारक, और प्रबल ऑक्सीकारक है अर्थात ये क्या होगा? यहां पर नाइट्रोजन गैस उत्सर्जित करेगा, तो N2 गैस उत्सर्जित करेगा, तो यहां पर N2 मिल गया, बाकी जो बचा होगा वो H2 और Cr2O3 के रूप में निष्कासित कर दिया जाएगा। तो बेटा ऐसे हमने देखा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये कुछ रिएक्शंस हो गई प्रबल ऑक्सीकारक के साथ, कब? जब हमारे पास में अमोनियम लवण के आयन हो। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा गलनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट की यदि बात करी जाए, गलनांक बिंदु क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वर्ड का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? जैसे हम बर्फ की बात करें तो बर्फ कितने टेम्परेचर पर पिघलना शुरू होती है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है बेटा? बर्फ का पिघलना शुरू होता है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? उसका गलनांक बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब बात यहां पर यह कि जैसे हमने क्वथनांक के बारे में बात करी थी और तापीय स्थायित्व के बारे में बात करी थी, गलनांक के बारे में कैसे बोलेंगे? जैसे मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं कि बर्फ है, पानी है, बर्फ का गलनांक क्या है बेटा अपने पास में? 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर क्या बर्फ के अंदर H2O के मध्य जो बंध है वो टूट रहे हैं, या एक H2O और दूसरे H2O के मध्य का जो बंध है वो बंध वीक हो रहा है? तो आप क्या बोलेंगे बेटा कि सर एक H2O और दूसरे H2O के मध्य जो बंध है वो टूट रहा है, ना कि एक H2O टूट रहा है। तो वही वाली बात बेटा यहां पर कही जा रही है, गलनांक का मतलब क्या होता है? वह ताप जिस पर ठोस पिघलना शुरू होता है। अब ठोस पिघलना शुरू होने का मतलब क्या हो गया कि एक अणु दूसरे अणु के मध्य जो बल होगा वो वीक होगा, या फिर एक परमाणु या दूसरे परमाणु के मध्य जो बल होगा वो वीक होगा। तो ध्यान देना बेटा, इस प्रकार से बंध के बारे में बताया जाएगा, ऐसे गलनांक के बारे में कहा जाता है। मेल्टिंग पॉइंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, भौतिक गुणधर्म होता है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या मेन मेन बातें हैं और कितने कितने प्रकार के यौगिकों के बारे में किस किस प्रकार से कहा जाएगा गलनांक के बारे में, एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा यहां पर बेटा आपको एक छोटा सा एक चार्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस चार्ट में क्या मेन बात है बेटा देखें। पहली बात तो ठोस के प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा कि ठोस के प्रकार क्या होते हैं। ठोस हमारे पास में मेनली 3 तरह के आते हैं। हमारे सिलेबस के हिसाब से जो हम डिस्कस करेंगे वो 3 तरह के ठोस डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? एक तो होंगे बेटा हमारे पास सहसंयोजक ठोस, दूसरे होंगे बेटा हमारे पास आयनिक ठोस, और तीसरे होंगे हमारे पास में आणविक ठोस। अब आयनिक ठोस को समझना बहुत आसान है, नाम में ही आयनिक आ रहा है अर्थात वहां पर आयनिक बंध होगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं सहसंयोजक ठोस में और आणविक ठोस में। सहसंयोजक ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कोवलेंट सॉलिड, और आणविक ठोस को बोलते हैं बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड। सो डिफरेंस क्या है कोवलेंट सॉलिड में और मॉलिक्यूलर सॉलिड में, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा सहसंयोजक ठोस का मतलब क्या है, पहली बात से परिभाषा देखें। गलनांक पर सहसंयोजक बंध दुर्बल होता है। पहली बात तो ये होता क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल डायमंड, डायमंड की बात करें, हीरा, ग्रेफाइट, B4C, SiC, SiO2 एक्सेट्रा, इन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे। देखिए बेटा क्या होता है। पहली बात तो सहसंयोजक ठोस क्या होता है। जैसा बेटा आपको याद होगा जब हम लोग BBT के बारे में एंड में पढ़ाई कर रहे थे, जब हमने देखा था कि कौन अस्तित्व होगा कौन अस्तित्वहीन होगा, तो लास्ट में हमने एक एग्जांपल देखा था SiO2 सिलिका के नाम का, याद है आपको? मैंने बताया था बेटा आपको कि सिलिका जो है वो एक त्रिआयामी है, एक विराट सहसंयोजक ठोस के रूप में रहता है, एक कोवलेंट सॉलिड होता है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक सिलिकॉन, प्रत्येक सिलिकॉन जो होता है वो 4 ऑक्सीजन से बंधित होता है। वहां पर केवल एक ही प्रकार का बंध होता है, और वो कैसा बंध होता है? सहसंयोजक बंध होता है। प्रत्येक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से घिराव होने की वजह से यह संरचना प्रत्येक दिशा में फैलती जाती है, इसलिए इसमें एक त्रिआयामी संरचना बन जाती है और एक विराट संरचना बन जाती है। विराट संरचना बन जाती है बेटा, तो वो जो विराट संरचना है वैसी कुछ विराट संरचना हीरे में होगी, वैसी कुछ संरचना ग्रेफाइट में होगी। हीरे में कैसी होगी भाई? हीरा जानते हैं बेटा आप, कार्बन 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 होता है, तो प्रत्येक कार्बन बगल में 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है,
फिर वो दूसरा वाला कार्बन फिर 4 कार्बन जुड़ा हुआ है, फिर वो तीसरा कार्बन फिर 4 कार्बन जुड़ा हुआ है, फिर वो तीसरा भी चौथे से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से प्रत्येक कार्बन वहां पर सिर्फ कार्बन के परमाणुओं से ही जुड़ा हुआ है। तो एक ऐसा ठोस जिसमें सिर्फ और सिर्फ सहसंयोजक बंध के द्वारा ही निर्माण हुआ हो, उसको बोलते हैं सहसंयोजक ठोस। हीरे के अंदर प्रत्येक कार्बन और दूसरे कार्बन के मध्य जो बंध है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, सहसंयोजक बंध है। ना तो वहां कोई अणु बन रहा है, ना वहां पर कोई आयनिक बंध के बारे में बात करी जा रही है, ना ही वहां पर कोई वॉन डेर वाल्स बंध है। तो जहां पर सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, सहसंयोजक बंध होंगे, उसके द्वारा जो सामान्यतः जो विराट त्रिआयामी संरचना बन जाती है, उसका नाम क्या दिया जाता है बेटा, यहां पर सहसंयोजक ठोस दिया जाता है। अब इसका एग्जांपल देखिए बेटा, हीरा जानते हैं बेटा, इनफैक्ट हीरा का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है, वो उच्चतम होता है। इसके बाद ग्रेफाइट, ये भी नाम सुना होगा बेटा आपने, कार्बन ग्रेफाइट जो होता है उसके रूप में होता है। ग्रेफाइट का आपने यूज देखा होगा बेटा, पेंसिल होती है ना, पेंसिल की जो टिप होती है वहां पर ग्रेफाइट होती है। इसके बारे में आगे चलकर डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक चैप्टर में। नेक्स्ट देखिए बेटा, यौगिक है हमारे पास में B4C। B4C यौगिक काफी इंपॉर्टेंट यौगिक है। इसको आर्टिफिशियल डायमंड बोला जाता है, आर्टिफिशियल डायमंड या मैनमेड डायमंड बोला जाता है। B4C यौगिक जो है, B4C यौगिक का नाम होता है नॉर्बाइड। क्या नाम होता है बेटा, नॉर्बाइड। नाम यहां लिख रहा हूं बेटा मैं आपको, B4C इसका नाम होता है बेटा नॉर्बाइड, NORBIDE, नॉर्बाइड। नॉर्बाइड क्या होता है बेटा, आर्टिफिशियल डायमंड। डायमंड का सामान्यतः इस्तेमाल करा जाता है, पता होगा शायद आपने सुना होगा, कटिंग टूल में, क्योंकि उसमें बहुत हार्डनेस होती है, कठोर बहुत होता है। अब डायमंड क्या है बेटा, महंगा है, तो सस्ता डायमंड बनाने के लिए बोरोन, क्रिस्टलीकृत बोरोन और कार्बन का मिक्सिंग करके एक ठोस यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं नॉर्बाइड B4C, जिसकी हार्डनेस, जिसकी कठोरता लगभग ओरिजिनल हीरे के जितनी ही होती है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड बेटा नॉर्बाइड। एक कंपाउंड बेटा अपने पास में SiC, इसका SiC का नाम होता है बेटा सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करते हैं बेटा हाई स्पीड कटिंग टूल में। हाई स्पीड कटिंग टूल जैसा कि आपने देखा होगा बेटा, चक्के होते हैं बड़े बड़े, जिनको कि पत्थर काटने में या बड़ी बड़ी सिल्लियां को काटने में यूज करा जाता है। तो वहां पर भी आपको एक ऐसा तत्व चाहिए या फिर आपको एक ऐसा यौगिक चाहिए जिसकी हार्डनेस बहुत अधिक हो, तो वहां पर क्या होता है, SiC का यूज करा जाता है बेटा। SiC यौगिक जो होता है, इसको बोलते हैं बेटा इंग्लिश में कार्बोरंडम। ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या लिखा मैंने SiC का नाम, SiC का नाम है कार्बोरंडम। कार्बोरंडम कंपाउंड के बारे में आपको याद रख के चलना है बेटा, इसको कार्बोरंडम कहा जाता है। ये कार्बोरंडम हो गया, तो ये भी क्या हो गया अपने पास में, सहसंयोजक ठोस होगा। एक हमने SiO2 देखे रखा बेटा, सिलिका रेत के बारे में बताया था मैंने आपको, तब हमने पढ़ाई था इसके बारे में, रेत सिलिका जो होता है वो भी क्या होगा, सहसंयोजक ठोस होगा। तो ये तो बात हुई हमारे पास में सहसंयोजक ठोस के बारे में। अब गलनांक पर क्या होगा, तो बेटा यहां पर जब एक ही प्रकार का बंध है तो वही बंध वीक हो सकता है। भाई जब बंध ही एक ही टाइप का है तो गलनांक आप करेंगे तो गलाएंगे तो क्या होगा, तो वही बंध वीक होगा। तो तापमान बढ़ने पर क्या होगा, वो बंध वीक हो जाएगा। तो गलनांक पर क्या होता है, गलनांक पर सहसंयोजक बंध दुर्बल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सहसंयोजक बंध कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा आयनिक ठोस। अब आयनिक ठोस क्या होता है, सहसंयोजक ठोस कहते हैं, सॉरी। आयनिक ठोस क्या होता है बेटा, जहां पर आयनिक बॉन्ड होगा, लाइक फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, Al2O3 एटसेट्रा, इनमें क्या होता है बेटा, आयनिक बॉन्ड होता है। अब यदि कोई आयनिक सॉलिड है जहां पर आयनिक बॉन्ड है, तो वहां पर गर्म करेंगे तो क्या होगा, नेचुरल सी बात है कि वहां भी एक ही टाइप का बॉन्ड है, वहां कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। तो जब आप उसको हीट करेंगे तब अब क्या होगा, आयनिक बॉन्ड वीक होना शुरू हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड दुर्बल होना शुरू हो जाएगा। उसी बात को यहां पर कहा गया है कि गलनांक पर आयनिक बंध दुर्बल होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा आणविक ठोस। अब आणविक ठोस का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए बेटा, गलनांक पर हाइड्रोजन बंध अथवा वॉन डेर वाल्स बल दुर्बल होता है। पहली बात तो इस आणविक ठोस का मतलब क्या है, देखिए बेटा आणविक ठोस का मतलब ये हो गया, जैसे कि आपने सुना होगा बेटा एक कंपाउंड होता है हमारे पास में ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ के बारे में शायद आप लोगों ने सुना हो, नहीं सुना है तो अभी सुने। शुष्क बर्फ होता है बेटा ड्राई आइस, इसको की बोला जाता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कभी भी अपने नंगे हाथों से टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाथ में जल हो सकता है, हाथ जल सकता है, हमारा हाथ जल सकता है। अब सॉलिड के बारे में अगर बात करें हम, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है, पहली बात तो कि कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होती है, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड को यदि हम एक साथ कंप्रेस करें, प्रेशर बढ़ाएं, टेम्परेचर कम करेंगे, तब क्या होगा, वो गैस संगठित होना शुरू हो जाएगी। तो बेटा वहां पर क्या होगा, जब वो ठोस का निर्माण करेगी तो CO2 और CO2 के मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा। अब है तो वो CO2 ही, तो यदि एक CO2 दूसरे CO2 के साथ मिलकर के कोई ठोस का निर्माण कर रहा है, तो एक CO2 एक अणु है, दूसरा CO2 एक अणु है, अणु और अणु के मध्य कुछ आकर्षण हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, आणविक ठोस बोलेंगे। तो ऐसे ड्राई आइस इसकी बात कर रहे हैं हम, यानी कि ठोस जो हमारे पास में बर्फ है वो क्या है बेटा, सॉलिड CO2।
तो सॉलिड CO2 किस प्रकार का हो गया हमारे पास में, एक यौगिक, एक आणविक ठोस हो गया। कैसा हो गया? आणविक ठोस होने का मतलब क्या है बेटा? एक मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, बहुत सारे अणु थे जिन्होंने मिलकर के एक ठोस का निर्माण करा। जैसे कि बात करें, हमने यहां पर बताया बेटा आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास में ड्राई आइस के रूप में। देखिए बेटा H2O सॉलिड अर्थात बर्फ, बर्फ में भी बेटा यही होता है H2O 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 H2O। अब यहां पर क्या होगा? H2O और H2O के मध्य हाइड्रोजन बंद होगा, जानते हैं बेटा। तो हाइड्रोजन बंद होगा तो ये भी क्या होगा बेटा? एक आणविक ठोस होगा, क्योंकि एक वाटर का मॉलिक्यूल अणु है, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल अणु है, अणु और अणु मिलकर के एक ठोस का निर्माण कर रहे हैं, नाम क्या होगा? आणविक ठोस। अब यहां पर H बंद होगा। अगला एग्जांपल दिया बेटा हमको यहां पर आयोडीन सॉलिड I2 सॉलिड। आयोडीन जो होता है वो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में उपस्थित होता है। फ्लोरीन क्लोरीन F2Cl2 जो होते हैं बेटा ये कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में होते हैं। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है वो Br2 होता है। और आयोडीन जो होता है वो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो आयोडीन में ऐसा क्या है भाई? तो आयोडीन I2 है, दूसरा भी I2 है, एक I2 अणु दूसरा I2 अणु, दोनों अणु मिलकर के ठोस बना लिए, नाम क्या होगा? आणविक ठोस, जहां पर कि उनके मध्य वॉन डेर वाल बल उपस्थित होगा। और सिमिलरली बेटा हम मीथेन सॉलिड के बारे में बोल सकते हैं। मीथेन के मध्य, मीथेन एक अणु दूसरा अणु, इनके मध्य क्या होगा बेटा? कुछ ना कुछ वॉन डेर वाल फोर्स होगा जिसकी वजह से ये आणविक ठोस के रूप में उपस्थित रहेंगे। अब बात यहां पर यह कि आणविक ठोस में हम किस प्रकार बताएंगे गलनांक। तो बेटा मान लो कि अभी हम बात कर रहे हैं बर्फ की, जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल बर्फ का। बर्फ को हीट करेंगे तो क्या होगा? क्या अणु के मध्य का बंध टूटेगा या एक अणु दूसरे अणु के मध्य का बंध टूटेगा? एक अणु दूसरे अणु के मध्य का बंध टूटेगा, अर्थात H बॉन्ड टूटेगा। तो वही बात यहां पर कही गई। वही बात क्या कही बेटा कि गलनांक पर H बंध अथवा वॉन डेर वाल बल दुर्बल होता है। तो गलनांक पर क्या होगा कि दो अणुओं के मध्य जो बल है वो क्या होगा बेटा? वो वीक होगा। तो अब आपको बात समझ आ गई बेटा कि सहसंयोजक ठोस और आणविक ठोस में क्या अंतर है। कि सहसंयोजक ठोस में तो सहसंयोजक बंध होता है, लाइक फॉर एग्जांपल कार्बन 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 कार्बन, या SiO 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 SiO, या SiC 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 SiC, इस प्रकार के होंगे हमारे पास। दूसरा आणविक ठोस का मतलब क्या है? एक अणु दूसरा अणु, तीसरा अणु चौथा अणु, पांचवा छठा, ऐसे अणु होंगे। तो जब अणु मिलकर के ठोस बनाएंगे आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड। जब हमारे पास में सहसंयोजक मिलकर के ठोस बनाएंगे सहसंयोजक ठोस, यहां पर इसको कोवलेंट सॉलिड कहा जाता है। अब हम इस बात की पड़ताल करते हैं कि इन तीनों के अंदर क्या क्रम होगा हमारे पास में गलनांक का। देखते हैं बेटा, तो गलनांक का क्रम देखिए बेटा कि सर्वाधिक होगा सहसंयोजक ठोस का, उससे कम होगा आयनिक ठोस का, उससे कम होगा आणविक ठोस का। सहसंयोजक ठोस का एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल देखे बेटा? अभी हमने हीरा देखा, ग्रेफाइट देखा, नॉर्बाइट देखा, कार्बोरंडम देखा, SiO2 देखा। तो यहां पर इनका गलनांक उच्च क्यों है? इनका गलनांक तो आयनिक से भी उच्च हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा आप इस बात को समझे कि यहां पर यदि आपको किसी एक को अलग करना है तो आपको लाखों करोड़ों बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। डायमंड को यदि आपको गलाना है तो आपको कार्बन के लाखों करोड़ों बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही प्रकार का बंध है। तो कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध है वो भले ही सहसंयोजक है, परंतु एक बार में आपको तोड़ने के लिए कई सारे बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए आपको बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। इसी वजह से वहां पर गलनांक उच्च हो जाता है। इसलिए गलनांक की यदि बात करें तो सहसंयोजक ठोस का गलनांक आयनिक ठोस के मुकाबले में अधिक होता है। अब आयनिक और आणविक में यदि हम बात करें तो कैसे बताएंगे बेटा? तो आणविक में आप समझ सकते हैं कि यहां तो H बंध है या फिर वॉन डेर वाल है। H बंध या वॉन डेर वाल कभी किसी आयनिक बंध की बराबरी कर नहीं सकता, क्योंकि आयनिक ठोस में आपको आयनिक बंध को वीक करना होगा और आणविक ठोस में आपको H बंध या वॉन डेर वाल को वीक करना होगा। H बंध की बात करें, H बंध या वॉन डेर वाल फोर्स वीक है, इसका मतलब वहां पर आपको कम तापमान चाहिए, इसका मतलब वहां पर उसका गलनांक भी कम होगा। इसलिए क्रम बताया गया है कि सामान्यतः क्रम क्या होता है बेटा हमारे पास गलनांक का, कि सहसंयोजक ठोस का सर्वाधिक होगा, उससे कम आयनिक ठोस का होगा और उससे कम आणविक ठोस का होगा। लाइक फॉर एग्जांपल हीरा का बेटा सर्वाधिक NaCl और H2O। ऐसा क्यों? क्योंकि हीरा है हमारे पास सहसंयोजक, NaCl आयनिक होता है जानते हैं, और H2O सॉलिड अर्थात बर्फ जो कि आणविक ठोस होगा। तो यहां पर गलनांक लगातार घटता हुआ बताया गया। नेक्स्ट बात करें बेटा हम आयनिक यौगिक, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट हम स्टडी कर रहे हैं बेटा वो आयनिक कंपाउंड के बारे में कर रहे हैं, और मेनली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड के लिए ही बताए जाते हैं। मेनली मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड के लिए बताए जाते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड के लिए, सहसंयोजक यौगिक के लिए क्वथनांक बताया जाता है। देखते बेटा पॉइंट यहां पर क्या है, गलनांक जो होता है वो जालक ऊर्जा के समानुपाती होता है। क्यों होता है जालक ऊर्जा के समानुपाती? जालक ऊर्जा का मतलब क्या है? जालक ऊर्जा का मतलब है कि धनायन और ऋणायन ने जब मिलकर के ठोस आयनिक सॉलिड का निर्माण किया तब जो ऊर्जा उत्सर्जित हुई। तो नेचुरल सी बात है कि अगर आपको यदि बॉन्ड बना, उस बॉन्ड को यदि तोड़ना है तो आपको उतनी एनर्जी तो कम से कम देनी ही पड़ेगी। अब यदि उतनी एनर्जी किसी की ज्यादा है तो उसके लिए स्थायित्व उतना अधिक है, तो गलनांक भी उतना अधिक है। उस एनर्जी का नाम ही हमने क्या दिया था? लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा। तो बात वहीं पर वही है बेटा
कि जिसके लिए जालक ऊर्जा का मात्रा अधिक होगा उस बंध को तोड़ने के लिए उतनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अर्थात उसका गलनांक भी उतना ही अधिक होगा। तो गलनांक जो होता है वो जालक ऊर्जा के समानुपाती होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, गलनांक जो होता है बेटा वो ध्रुवण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ऐसा क्यों होता है समझे बेटा, ध्रुवण की यदि बात करें हम तो ध्रुवण जहां पर अधिक होगा वहां पर सहसंयोजन लक्षण अधिक होंगे, और जहां पर सहसंयोजन लक्षण अधिक होंगे वहां पर आयनिक लक्षण उतने ही कम हो जाएंगे। ये बात बेटा हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं उनका गलनांक जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू आयनिक यौगिक, जैसा कि भी हमने देखा, क्योंकि यहां पर सहसंयोजक बंद होंगे, यहां पर कैसे होंगे, आयनिक बंद होंगे। भाई होंगे ना, फिर वाटर के बीच में बात करी हमने, या फिर वाटर की बात करें हम, वाटर के अंदर कैसा बंद होगा, तो बेटा वाटर के अंदर का बंद होगा OH का बंद, और NaCl में है, NaCl में आयनिक बंद, आयनिक बंद की स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट या गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि जहां पर ध्रुवण की मात्रा अधिक होगी वहां पर सहसंयोजक लक्षण अधिक होने की वजह से उसके अंदर आयनिक लक्षण कम हो जाएंगे, अर्थात वहां पर गलनांक जो होगा वो कम हो जाएगा। जिसमें जितना सहसंयोजक लक्षण होगा उसका गलनांक उतना ही कम होगा, जिसमें जितना अधिक आयनिक लक्षण होगा उसका गलनांक उतना ही अधिक होगा। सामान्यतः यह बात कही जा सकती है। उसको रिलेट करते बेटा हम ध्रुवण से। यहां से 2 पॉइंट निकल कर गए हमारे पास में, क्या, पहली बात तो यह कि गलनांक जो होता है वो जालक ऊर्जा के समानुपाती होता है। दूसरी बात है गलनांक जो होता है वो ध्रुवण के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों पॉइंट को किस तरह से अप्लाई करना है दोनों को एक एक करके देखते हैं बेटा। फर्स्ट पॉइंट देखें बेटा कि जालक ऊर्जा पर आधारित उदाहरण क्या होंगे, जालक ऊर्जा बेस्ड एग्जांपल्स क्या है देखते हैं। पहले हम देखें बेटा Li2 Na2O K2 Rb2O CH2O। अब इसमें आप बात देख सकते हैं बेटा कि ये सभी यौगिक क्या होंगे बेटा हमारे पास, आयनिक यौगिक, क्योंकि ये बात तो हमें पता है कि Na, K, Rb और CS इनके तो सभी यौगिक दुनिया के आयनिक यौगिक होते हैं। और लिथियम को देखकर मैं बताया था बेटा आपको कि लिथियम के 4 यौगिक जो होते हैं किसके साथ में, एकल संयोजी के साथ में, उसे आयनिक मानते हैं। वो कौन कौन से, कार्बाइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड और हाइड्राइड, अर्थात ये ऑक्साइड है तो ये भी आयनिक होगा। तो बेटा ये सभी यौगिक तो हमको क्या मिल गया, आयनिक यौगिक मिल गए। अब आयनिक यौगिक मिल गए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर जालक ऊर्जा देखेंगे। जालक ऊर्जा देखने के लिए हमें पहले आवेश देखना पड़ेगा। चलिए आवेश देखते हैं। आवेश क्या देखेंगे बेटा, लिथियम में +1 O पे -2, सोडियम +1 O पे -2, पोटेशियम +O पे -2, रुबिडियम +O पे -2, सीजियम प्लस और O पे -2। तो सबके अंदर आवेश समान आ गया, और आवेश समान आने का मतलब हम क्या देखेंगे, अब त्रिज्या देखेंगे, आकार देखेंगे। अब ऑक्साइड सबके अंदर समान है परंतु लिथियम प्लस से बड़ा सोडियम प्लस, तो यह बात कही जा सकती है कि इधर से इधर की ओर जाने पर क्या होगा, तो इधर से इधर की ओर जाने पर लगातार हमें त्रिज्या आकार बढ़ता हुआ दिखेगा, और रेडियस यदि बढ़ता है तो लैटिस एनर्जी का मान घटता है, और लैटिस एनर्जी का मान घटेगा तो मेल्टिंग पॉइंट गलनांक की मात्रा भी घटेगी, इसलिए यहां पर ऐसा घटता हुआ क्रम बता दिया गया है। नेक्स्ट देखें बेटा, अगला एग्जांपल आया हमारे पास NaCl, KCl, RbCl और CHCl, और ये LiCl को हमने सबसे पीछे लिख दिया। अब पहली बात तो ऐसा क्यों हुआ, देखें बेटा फिर से भाई वाली बात, सबसे पहला काम हमारा ये कि हम आयनिक और सहसंयोजक को अलग करके चले। हमने यहां बोला कि Na, K, Rb, CH के यौगिक तो आयनिक होते हैं, अर्थात ये चारों यौगिक तो आयनिक हो गए, परंतु लिथियम के बारे में हमें पता है, लिथियम के बारे में हमें पता है कि LiCl यौगिक जो है ना बेटा, ये क्या है, एक सहसंयोजक यौगिक है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि लिथियम के 4 यौगिक आयनिक होते हैं। कौन कौन से, लिथियम का फ्लोराइड, ऑक्साइड, कार्बाइड और हाइड्राइड, अर्थात लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, इनको हम क्या मान के चलेंगे बेटा, सहसंयोजक मान के चलेंगे। अब बात यहां पर क्लियर हो गई, एक मिल गया हमें सहसंयोजक, बाकी मिल गए हमें आयनिक। क्लियरली जो सहसंयोजक होगा उसका तो गलनांक आयनिक वालों से कम होगा, इसलिए यह क्रम में बिल्कुल पीछे चला गया। तो आप देखो बेटा ऊपर नहीं गया, पीछे नीचे गया, क्यों, क्योंकि दोनों यौगिकों में रात और दिन का अंतर है। Li2 आयनिक था तो हमने जालक ऊर्जा के आधार पर कंपेयर कर लिया, परंतु LiCl आयनिक नहीं है, वो सहसंयोजक हो चुका है, इसलिए हमने क्या करा, उसको सबसे पीछे भेजा। तो कारण क्या है बेटा, यहां पर मेनली ध्रुवण, क्योंकि LiCl में ध्रुवण हो चुका है, इसलिए वहां पर सहसंयोजक लक्षण प्रकट हो गए हैं, इसलिए हमने उसको पीछे रख दिया। बाकी हम जालक ऊर्जा के आधार पर बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। आवेश सब में समान होगा, आकार बढ़ेगा, सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे, या फिर बोले जालक ऊर्जा घटेगी, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, बोल सकते हैं बेटा इस प्रकार से। नेक्स्ट बात देखें बेटा, AlF3MgF2 NaF। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर वही काम करेंगे, पहले आवेश देखेंगे। अच्छा पहला काम तो ये आयनिक की हमें चेक करना है, NaF तो आयनिक होगा, Mg और एल्यूमिनियम के फ्लोराइड आयनिक होते हैं, पता है आपको बात। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, कार्बाइड और फ्लोराइड, ये तीनों आयनिक माने जाते हैं, अर्थात ये तीनों के तीनों आयनिक हो गए। अब जब ये आयनिक हो चुके हैं तो क्या करेंगे, हम जालक ऊर्जा देखेंगे, +3 -1, +2 -1, +1 -1। क्लियरली आप देख सकते हैं बेटा कि यहां मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 आएगा या 2 आएगा, 1 आएगा, लगातार यहां पर जालक ऊर्जा घट रही है, जालक ऊर्जा घटेगी, क्यों, क्योंकि आवेश घट रहा है, आवेश घटेगा जालक ऊर्जा घटेगी, गलनांक भी घटेगा, तो लगातार गलनांक यहां पर घटते हुए क्रम में ऐसे बता दिया जाएगा।
तो बेटा देखा आपने LHCl यहां पर ऐसा है। नेक्स्ट देखे बेटा ध्रुवण पर आधारित क्या उदाहरण है। अब ध्रुवण पर आधारित क्या क्या उदाहरण होते हैं देखें बेटा एक एक करके। NaCl, MgCl2, AlCl3। अभी बेटा थोड़ी देर पहले आपने क्या एग्जांपल देखा, देखो आप AlF3, MgF2, NaF। यहां पर ऐसा क्रम आएगा ना, अभी देखा ठीक उल्टा क्रम यहां पर आएगा। क्यों आएगा देखें, इसलिए आएगा क्योंकि NaCl तो हमारे पास क्या मिल गया हमको, ये तो आयनिक मिल गया, ये तो हमें आयनिक मिल गया, परंतु MgCl2 और AlCl3 दोनों के दोनों क्या होंगे हमारे पास, सह संयोजक होंगे। क्यों होंगे ये याद आ गया आपको, क्योंकि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के सिर्फ और सिर्फ फ्लोराइड, ऑक्साइड और कार्बाइड ही एकल संयोजी में आयनिक माने जाते हैं। अर्थात MgCl2 और AlCl3 को आप लोग सह संयोजक मानकर ही चलेंगे। तो जैसे ये सह संयोजक यहां पर हो गए, अब हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, ध्रुवण कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो यहां पर आयनिक कौन है, NaCl, अब अर्थात आयनिक का गलनांक अधिक हो गया, बचे ये दोनों, दोनों के अंदर क्या करेंगे बेटा, हम देखेंगे क्या ध्रुवण। अब ध्रुवण किस पर निर्भर करता है, आवेश पर। जिसका आवेश अधिक उसका ध्रुवण अधिक, जिसका ध्रुवण अधिक उसका गलनांक कम। याद है बेटा आपको, तो बेटा बोल सकते हैं यहां पर आवेश, यदि हमारे पास आवेश की मात्रा बढ़ेगी अर्थात हमारे पास जो ध्रुवण है उसकी मात्रा बढ़ेगी, और यदि ध्रुवण की मात्रा बढ़ेगी तो यहां पर हमारे पास गलनांक की मात्रा घटेगी। अब आप ये बात देख सकते हैं बेटा कि यहां पर Mg पे चार्ज आएगा +2, क्लोरीन पे -1, एल्यूमिनियम पे चार्ज +3, क्लोरीन पे -1। तो चार्ज बढ़ा, आवेश बढ़ा, आवेश बढ़ा, ध्रुवण बढ़ा, गलनांक घटा, अर्थात गलनांक AlCl3 का कम हो जाए, इसलिए यहां पर ऐसा क्रम आया। तो आप देखो बेटा कि उस क्रम से जस्ट रिवर्स क्रम इसका आया। क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर रात और दिन का अंतर आ गया। वो आयनिक आयनिक थे, इसमें कुछ आयनिक और कुछ सहसंयोजक है। तो हम यहाँ पर ऐसे ध्रुवण कॉन्सेप्ट का अप्लाई करके बता सकते हैं क्या होगा गलनांक का क्रम। अगला एग्जांपल देखिए बेटा BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2। अब यहां पर भी क्या हो रहा है बेटा, तो बेटा यहां पर भी आप देख सकते हैं लगातार क्या होगा, देखें इधर से इधर की जाएंगे तो क्या होगा, पहली बात तो हमें BaCl2, MgCl2 तो मिल गए, ये तो क्या होंगे सहसंयोजक, ये दोनों तो सहसंयोजक हो गए बेटा, हो गए ना। बाकी क्या होंगे बेटा हमारे पास आयनिक बोल सकते हैं। अब यदि हम यहां पर ध्रुवण की बात करें तो आप ये बात देख सकते हैं कि सबके अंदर इधर से इधर की ओर जाएंगे। ध्रुवण कैसे बताएंगे बेटा, ध्रुवण किस पर निर्भर करता है, आवेश पर। सब में आवेश समान, +2 -1, +2 -1, +2 -1, +2 -1, +2 -1, सब के अंदर आवेश समान है, कोई बात नहीं। त्रिज्या देखेंगे, अब त्रिज्या भी किसकी, धनायन, धनायन की यदि बात करें तो रेडियस धनायन यदि बढ़ता है इसका मतलब ध्रुवण घटता है। याद है बेटा आपको, ध्रुवण घटता है, जिस धनायन का त्रिज्या अधिक होता है वो ध्रुवण कम कर सकता है यदि आवेश समान हो तो ध्रुवण की मात्रा यहां पर कम हो गई, ध्रुवण की मात्रा कम हो गई अर्थात गलनांक तो बढ़ेगा, गलनांक बढ़ेगा, इसलिए गलनांक का क्रम बढ़ता हुआ ऐसा बताया गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा SnCl4, SnCl2। अब SnCl4, SnCl2 में देखिए बेटा, मैं इसको हटा रहा हूं बेटा, यहां से देखें SnCl4, SnCl2, SnCl4, SnCl2 में क्या होगा, तो SnCl4, SnCl2 पहली बात तो आप ये बात देखिए बेटा कि टिन क्या है अपने पास में, P ब्लॉक का एक यौगिक है। सामान्यतः ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी बेटा कि P ब्लॉक और D ब्लॉक के यौगिकों के लिए हम कोई प्रॉपर्टी को, कोई गुणधर्म को यदि हम तुलना करते हैं तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, वहां पर हम ध्रुवण कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो SnCl4, SnCl2 दोनों ही टिन के हैं। टिन क्या है, P ब्लॉक का है, लोअर P ब्लॉक का है तो P ब्लॉक का ही, अर्थात यहां पर हम ध्रुवण कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ध्रुवण कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे किसके आधार पर बेटा, आवेश के आधार पर, +4 ये +2, फिर से वाली बात, आवेश घटेगा, आवेश घटेगा, ध्रुवण घटेगा, ध्रुवण घटेगा, गलनांक बढ़ेगा, गलनांक बढ़ेगा तो गलनांक का क्रम SnCl2 का अधिक बताया जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा AgF, AgCl, AgBr, AgI। अब ये भी क्या मिल गया हमको, D ब्लॉक के मिल गए, बताया मैंने आपको। D ब्लॉक और P ब्लॉक के लिए हम क्या करेंगे, कोई गुणधर्म की यदि हमें तुलना करनी होती है तो हम ध्रुवण कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब ध्रुवण कॉन्सेप्ट बता बेस पर बताएंगे, क्या बताएंगे, पहले हमें देखना पड़ेगा आवेश +1 -1, +1 -1, +1 -1, +1 -1। समझ आ रहा है बेटा आपको, डी ब्लॉक के क्यों है, क्योंकि Ag डी ब्लॉक का है, इसलिए सबके सब यौगिक डी ब्लॉक के हैं, इसलिए हम यहां पर ध्रुवण कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। अब हम बोलेंगे यहां पर त्रिज्या के आधार पर, तो किसकी त्रिज्या, तो बोलेंगे बेटा यहां पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि रेडियस जो हमारे पास ऋणायन की है वो बढ़ रही है, अर्थात ध्रुवण बढ़ेगा, और यदि ध्रुवण बढ़ेगा तो गलनांक कम होगा, गलनांक कम होगा, तो गलनांक का क्रम क्या आएगा बेटा, घटता हुआ क्रम आएगा। तो ऐसे बेटा यहां पर गलनांक के बारे में तुलना करके बताया जा सकता है, अलग अलग एग्जांपल किस प्रकार के होंगे बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा हमारे पास में एक सवाल आया, निम्नलिखित में से किसका गलनांक निम्नतम है। तो गलनांक निम्नतम के बारे में पूछा जा रहा है भाई, गलनांक यदि निम्नतम है तो हम किस प्रकार से बताएंगे बेटा, तो गलनांक निम्नतम के लिए कैसे बताया जाता है, देखें बेटा CaF2, CaCl2, CaBr2, CaI2। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहां पर हम बता सकते हैं किसके आधार पर, चाहे तो आप यहां पर जालक ऊर्जा के आधार बताएं,
या फिर आप चाहें तो यहां पर ध्रुवण के आधार बताएं, दोनों के द्वारा बातें सेम ही आएंगी। कैसे आएंगी मैं समझाता हूं। देखो बेटा, CaF2 CaCl2 CaBr2 CaI2 डायरेक्ट यहीं से देख लो, आपको बात समझ आ जाएगी। पहला काम तो हम देख रहे हैं, पहले हम फर्स्ट पॉइंट चेक कर रहे हैं जालक ऊर्जा के आधार पर, कि जालक ऊर्जा के आधार पर कैसे बताया जाएगा। जालक ऊर्जा के आधार पर हम कैसे बताएंगे, देखें तो जालक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है बेटा, आवेश पर और आकार पर। जिसका जालक ऊर्जा अधिक होगा उसके लिए गलनांक की मात्रा भी उतनी ही अधिक बताई जाएगी। मानते हैं इस बात को? ठीक है। अब देखते हैं जालक ऊर्जा के आधार पर क्या होगा। पहला काम है हमारा आवेश देखना। आवेश देखा हमने +2 -1 +2 -1 +2 -1 और +2 -1, सब में आवेश तो सेम हो गया, कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे त्रिज्या, तो कैल्शियम भी सब में सेम हो गया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, लगातार हमें रेडियस बेटा बढ़ता हुआ दिखेगा। अब रेडियस हमें बढ़ता हुआ दिखेगा अर्थात हमारी लैटिस एनर्जी जालक ऊर्जा घटेगी, और जालक ऊर्जा यदि घटेगी तो गलनांक जो है, इसको इंग्लिश में बेटा मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, वो लगातार यहां पर घटेगा। तो गलनांक का क्रम क्या आना चाहिए हमारे पास से, ऐसा कुछ डिक्रीजिंग क्रम आना चाहिए। किसके आधार पर? जालक ऊर्जा के आधार पर। तो सबसे कम गलनांक किसका होगा बेटा यहां पर? CaI2 का। अपना आंसर क्या होना चाहिए यहां पर? डी ऑप्शन। नेक्स्ट अब हम चेक करते हैं बेटा इसको ध्रुवण के आधार पर। अब ध्रुवण के आधार पर हम कैसे बताएंगे? ध्रुवण के आधार पर हम बताएंगे ये कि ध्रुवण जो होगा यदि उसकी मात्रा बढ़ेगी तो गलनांक की मात्रा घटेगी, गलनांक का मान जो होगा वो लगातार घटेगा। इसके बेस पर चेक कर लेते हैं। अब ध्रुवण किस पर निर्भर करता है? तो ध्रुवण निर्भर करता है आवेश पर, आवेश सब में समान। और किस पर निर्भर करता है? धनायन की त्रिज्या पे, अब धनायन भी सब में समान। और किस पर निर्भर करता है? ऋणायन की त्रिज्या पे। अब आप ये बात देख सकते हैं कि जो हमारे पास रेडियस है वो किसका है? ऋणायन का, क्योंकि धनायन तो सब में समान हो गया। ऋणायन का रेडियस यदि बढ़ेगा तो आप बताओ बेटा मुझे ध्रुवण बढ़ेगा या घटेगा? ध्रुवण बढ़ेगा, क्योंकि ध्रुवण होने के लिए ऋणायन का आकार बड़ा से बड़ा होना चाहिए। तो यदि ऋणायन का आकार बढ़ेगा इसका मतलब यहां पर बेटा ध्रुवण तो बढ़ेगा, और ध्रुवण यदि बढ़ेगा तो गलनांक लगातार घटेगा। तो इसके हिसाब से गलनांक का क्रम क्या आएगा? लगातार घटता हुआ क्रम आएगा। तो बेटा बात कहीं से भी देखो आप, बात तो एक ही कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। तो क्वेश्चन के हिसाब से अपना गलनांक निम्नतम वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन जो होगा अपना आंसर इसका चला जाएगा। नेक्स्ट बात करें बेटा हम एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यौगिकों के रंग, कलर इंटेंसिटी। कलर इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? सामान्यतः ऐसा होता है बेटा कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो रंगहीन होते हैं, और जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो रंग वाले होते हैं। जैसा आप देख सकते हैं बेटा अपने अगल बगल में नमक जो होता है वो सफेद रंग का होता है, जिसको कि केमिस्ट्री की भाषा में रंगहीन बोला जाता है। और अगल बगल में देखिए बेटा आप पेड़ होते हैं, फूल पत्तियां होती है, वो रंगीन होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो सहसंयोजक बंधों से बंधी होती है। तो सामान्यतः ऐसा होता है कि जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो रंग देते हैं, और जो आयनिक यौगिक होते हैं वो रंग नहीं दे पाते हैं। इसके बारे में आगे चल के बेटा हम एस ब्लॉक चैप्टर में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, आयनिक में ऐसा क्या होता है, कैसे होता है। यहां पर बात डिस्कस करते हैं हम लोग यहां पर कलर इंटेंसिटी के बारे में, रंगों की तीव्रता के बारे में डिस्कस करेंगे। अब रंगों की तीव्रता किस बात पर निर्भर करेगी? तो नेचुरल सी बात है, जैसे मैंने समझाया आपको कि जहां पर सहसंयोजक लक्षण अधिक होंगे वहीं पर रंगों की तीव्रता अधिक होगी, क्योंकि जहां पर सहसंयोजक कम हो जाएंगे वहां तो आयनिक बढ़ जाएगा, और आयनिक तो रंगहीन होते हैं। इसका मतलब किसी के सहसंयोजक लक्षण के आधार पर वहां पर रंगों की तीव्रता का क्रम बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो पॉइंट क्या है देखे बेटा कि अधिक सहसंयोजक प्रकृति अर्थात अधिक रंग की तीव्रता, अर्थात रंग की तीव्रता जो होगी वो बेटा फाई पर निर्भर करेगी। क्यों निर्भर करेगी 5 पर? क्योंकि हमने बात सीखा था कि जहां पर फाई का मान उच्च होता है, जहां पर हाई फाई होता है, वहां पर फाई बढ़ने की वजह से ध्रुवण की मात्रा बढ़ जाती है, और यदि ध्रुवण की मात्रा बढ़ेगी तो सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे, तो रंगीन गुण भी बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बेटा इसके अंदर देखें आप, ये एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसके कलर बेटा आप याद रख के चलें, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। पहले तो हम यहां पर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, क्या है कॉन्सेप्ट। देखिए बेटा AgF रंगहीन होता है, AgCl सफेद होता है, AgBr हल्का पीला पेल येलो बोलते हैं इंग्लिश में इसको, और AgI होता है बेटा गहरा पीला डार्क येलो बोलते हैं इसको, या फिर डीप येलो भी बोल सकते हैं। अब बात यहां पर यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इनके अंदर रंग जो है वो उसका क्रम ऐसा आ रहा है। आप देख सकते हैं बेटा कि रंग जो है वो गाढ़ा से गाढ़ा होता चला जा रहा है, गहरा से गहरा होता चला जा रहा है। तो रंगों की तीव्रता लगातार बढ़ रही है। ऐसा क्यों? समझे बेटा, क्योंकि ये सभी यौगिक हमारे पास डी ब्लॉक के हैं, और डी ब्लॉक के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? ध्रुवण कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्रुवण कॉन्सेप्ट के आधार पर हम क्या बात बोलेंगे? तो ध्रुवण किन कारकों पर निर्भर करता है? आवेश पर। पहले हमने आवेश देखा, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। तो बेटा सब में आवेश समान आ गया, कोई बात नहीं। आवेश समान आ गया तो आगे क्या चेक करेंगे हम? त्रिज्या। अब धनायन भी समान है तो क्या चेक करेंगे? ऋणायन। तो बेटा डायरेक्टली बता रहा हूं मैं आपको, ऋणायन की जो त्रिज्या है, रेडियस ऋणायन का जो है
उसके आधार पर हम तुलना कर रहे हैं। तो रेडियस ऋणायन का क्या है, लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब ध्रुवण की मात्रा लगातार बढ़ेगी, और ध्रुवण की मात्रा लगातार बढ़ेगी, इसका मतलब जो हमारे पास सहसंयोजक लक्षण है उसकी मात्रा भी लगातार बढ़ेगी। तो सहसंयोजक लक्षण बढ़ने की वजह से ही पॉइंट के हिसाब से यहां पर जो यौगिकों के रंग है, जो कलर इंटेंसिटी है, वो भी बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि जो इसमें रंग वाला व्यवहार है उसकी मात्रा लगातार बढ़ेगी। तो रंग वाले व्यवहार की मात्रा बढ़ने की वजह से ही पहला वाला तो बिल्कुल भी रंग नहीं दर्शा रहा है और लास्ट वाला सबसे गहरा रंग दर्शा रहा है। इसलिए बेटा आप इन सभी कंपाउंड देख सकते हैं क्या क्रम आए। मैं आपको दोबारा बात बता रहा हूं बेटा, इनके रंग आप याद रख के चलें क्योंकि ये रंग काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। एजीएफ होता है बेटा रंगहीन, कलरलेस। एजीबीआर है हमारे पास में सफेद व्हाइट। एजीबीआर होता है, एजीसीएल होता है हमारे पास सफेद व्हाइट। एजीबीआर होता है हमारे पास में हल्का पीला यानी कि पेल येलो, और लास्ट में होता है बेटा हमारे पास एजीआई यानी कि गहरा पीला यानी कि डार्क येलो। इस प्रकार से बेटा हमने देखा कि क्या क्रम होगा यौगिकों के रंग का अलग अलग गुणधर्मों के आधार पर।